मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे इस्लामी मुल्कों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान देकर के अपनी छवि को भारतीय जनमानस के बीच में बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए भी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। कई बार इस तरह के जो सम्मान है वो दिए जाते हैं, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत का बहुत बड़ा कद है। और जब भारत में एक मजबूत सरकार है और भारत में एक बड़े इरादों वाला प्रधानमंत्री है, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त तमाम देश उनको सम्मानित करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक भारत से अपने देश के विकास के लिए मदद की उम्मीद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको जरा गौर करें तो भारत के अंदर जो हिंदू जनमानस है, उनका जो माइंड है, उसमें एक चीज एकदम फिट हो गई है। और वो ऐसा लगता है कि जब मिडिल ईस्ट के देश प्रधानमंत्री मोदी को इतना सम्मानित कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं चल रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा गंभीरता से, गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जो घटनाएं हमारे देश के अंदर लगातार हो रही हैं, वो तो हमें ये समझा रही हैं कि यह इशारा इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आप याद कीजिए, अभी 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनती है और उसके बाद किस तरह से, कल ही कितना बड़ा खुलासा हुआ है कि जो छंगुर बाबा था, हजरत जमालुद्दीन सूफी संत जो बना घूम रहा था बलरामपुर का, उसके बारे में जब डिटेल निकाली गई तो पता चला कि 2014 से 2019 के बीच में 19 बार उसने यूएई का दौरा किया धर्मांतरण का अवैध फंडिंग कराने के लिए। यानी जरा देखिए, सोचने वाली बात है, कितनी गंभीर बात है और वो कितनी बड़ी बात है समझने वाली। कि बताइए आपकी, आखिर वो सिर्फ एक लड़की को धर्मांतरित करके, जिसका नाम नीतू था, वो हिंदू लड़की थी, उसका धर्मांतरण करके उसको उसने 20 बार यूएई क्यों भेजा? क्या कोई देह व्यापार करा रहा था? क्या वो कोई देह व्यापार करा के लालच से पैसे ले रहा था? क्या आखिर चल रहा था? इसके बारे में तो खुलासा अभी और आगे होगा। लेकिन जिस तरह से 2014 से ये सब शुरू हुआ, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि जब मोदी सरकार, जब एक पूर्ण हिंदू बहुमत वाली सरकार इस देश के अंदर आई, तो फिर इस देश को एक इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की साजिशें रची गई। और उन साजिशों का केंद्र कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट रहा है। और मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी, ऐसे लोग हैं कट्टरपंथी वहां के अरबी मूल के, जो भारत को इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं। उसके लिए बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं, खूब जोर शोर से फंडिंग कर रहे हैं। तेल का जो पैसा है, उस तेल के पैसे का खेल भारत में धर्मांतरण के लिए खेला जाने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन सिर्फ यही कोशिश नहीं चल रही है मित्रों। आज से लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले मेरी बात हो रही थी एक बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार से, और उन्होंने मुझसे कहा कि पांडे जी, आप जानते नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को मारने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर जो कुछ इस्लामी मुल्क हैं, उनके अंदर न सिर्फ साजिशें चल रही हैं, बल्कि बाकायदा फंडिंग भी दी जा रही है। और इस बात का पूरा खुलासा जो आपसे मैं यहां बात कर रहा हूं, मैं ये बात अपने आधार पे नहीं कह रहा हूं कि मैं बात अपने आधार पे कह रहा हूं। ये बात बाकायदा जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसे FATF कहते हैं, और जिसका मुख्य काम जो है वो क्या है कि FATF, जिसका मुख्य काम क्या है कि कहीं पूरी दुनिया में अगर आतंकी संगठनों को फंडिंग हो रही है, उनको फाइनेंशियल मदद मिल रही है, तो उसको रोकना। इसका जो नाम पूरा है FATF का, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये जो पूरी टास्क फोर्स है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसकी रिपोर्ट जो है, उसका नाम है अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंशियल रिस्क। इस रिपोर्ट में उसने बहुत बड़ा खुलासा किया है गोरखनाथ मंदिर पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर के। खुलासा तो पुलवामा अटैक पर भी किया है कि आखिर यहां पे बारूद आया कहां से, इसका भी खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में, ताजा रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले मैं आज बात करूंगा किस तरह से योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने के लिए, उनको खत्म करने के लिए मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में कुछ ऐसे संगठन हैं, ऐसे चरमपंथी लोग हैं, जो कि भारत के जो उज्जवल भविष्य है, कि कहीं भारत के उज्जवल भविष्य के जो प्रधानमंत्री हैं, कहीं वो योगी जी ना हो जाएं, तो पहले रास्ते से हटाने के लिए उनको किस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा खुलासा जो है वो FATF की रिपोर्ट से हुआ। मित्रों, आपको याद होगा 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, और वो हमला किया था मुर्तजा अब्बास ने। ये कौन था मुर्तजा अब्बास?
ये मुर्तजा अब्बास वो था जिसने कि आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग से पास किया था आईआईटी को। आप सोचिए ये कितना बेहतरीन दिमाग वाला व्यक्ति था जो आईआईटी बंबई में केमिकल इंजीनियरिंग से पास आउट था, और इसके बाद भी उसने आतंकवाद का रास्ता पकड़ लिया। जब उसने 4 अप्रैल 2022 को जब उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था, तो उसने बाकायदा अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इन नारों को लगा करके वो पीएससी के 2 जवानों पर टूट पड़ा था। पीएससी के 2 जवानों को उसने धारदार दराती से जो है वो काटने की कोशिश की थी, उनको हमला करके उनको घायल भी कर दिया था। और जाहिर सी बात है कि उस वक्त 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, और जिस तरह से वो अपना पूरा कार्यभार संभाल रहे थे, जिस तरह से वो हिंदू हितों के लिए काम कर रहे थे, जो असल में देश के हित हैं, हिंदू हित ही देश का हित है, जो उसके लिए वाकई में काम कर रहे थे, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है तभी इस देश में शांति है, वरना शांति नहीं रह सकती। तो जो हिंदू हित के लिए, देश हित के लिए काम कर रहे थे, उन योगी आदित्यनाथ को आखिर टारगेट करने के लिए गोरखनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया गया? और जब ये हमला हुआ गोरखनाथ मंदिर पर, तो उस वक्त उसने बाकायदा मजहबी नारे लगाए थे। ये इतनी बड़ी घटना हुई थी, और इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी गंभीर चिंताएं जताई गई थी, और उसके बाद उनकी संभवतः उनकी सुरक्षा को और सख्त भी किया गया। अब यहां पर सबसे बड़ा विषय तो यह है कि उनको टारगेट पे लिया गया योगी जी को, क्योंकि लोग सोचते हैं कि देश का उज्जवल भविष्य है, इसलिए। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पूरी घटना हुई, तो इस घटना के बाद जो इनका पूरा परिवार था मुर्तजा अब्बास का, उसने ये कहना शुरू किया कि ये जो मुर्तजा अब्बास है ये मानसिक रूप से ये विक्षिप्त है, विकलांग है, और इसके अंदर जो है समझ नहीं है कि ये क्या कर रहा है। आप सोचिए एक आदमी आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग से पास आउट है, और जब वो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया, 2 पीएससी जवानों को काटने की कोशिश की, धारदार डराती थे, तो उसके परिवार ने कहना शुरू किया कि ये तो मानसिक रूप से अपंग है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो मुर्तजा अब्बास था ये कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं था। इसका पूरा परिवार गोरखपुर के बहुत ही पॉश इलाके सिविल लाइंस में रहता था, और ये गोरखपुर का बहुत ही एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। उसका ये बेटा था, और उसके बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, और उस पूरे कांड को छुपाने के लिए कहा गया कि ये तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकते। इसको बचाने के लिए इस तरह के नाटक रचे गए। लेकिन जब एटीएस ने इसमें पूरी अपनी जांच की, तो पता चला कि इसके पास ना सिर्फ मजहबी पुस्तकें हैं, आतंकवाद का साहित्य है, बल्कि इसके पास जो है वो सब कुछ है जो अक्सर एक आतंकवादियों के पास से बरामद होता है, वो सब कुछ इसके पास से मिला है। और इसने ना सिर्फ इसने बाकायदा भड़काऊ साहित्य पढ़ता था, ना सिर्फ इसके पास क्या कहते हैं कि तमाम ऐसी चीजें मिली जो कि खतरनाक थी, बल्कि इसका जो पूरा दिमाग था वो इस तरह से काम करता था कि इसने अपनी इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया इसमें हत्या करने में, आतंकवादी हमला करने में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो पेमेंट हुआ, वो पेमेंट कहां से हुआ? ये बात जो एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कही है, जो कि उसकी रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट जो है, अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंशियल रिस्क, वो इसने ये बताया है कि इसको जो पेमेंट हुआ गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए, वो पेमेंट इसको विदेशों से हुआ, बाहर से हुआ, और वो पेपाल से किया गया। आप जानते हैं जैसे पेटीएम है, जैसे गूगल पे है, जैसे तमाम और भी आपको दिखते हैं, फोन पे है, वैसे ही एक पेपाल भी है जो कि बाहर से अगर कोई पैसा भेजता है तो वो पेपाल से भेजता है। तो पेपाल के द्वारा इसको बाकायदा क्या कहते हैं कि इसको पैसा भेजा गया, पेपाल के द्वारा इसको पैसा भेजा गया, 6.5 लाख रुपए से ज्यादा इसको भेजे गए, और इसके बाद फिर इसने गोरखनाथ मंदिर पर अटैक किया। अब आप सोचिए, समझिए कि ये विदेशों से पैसा क्यों आ रहा है। और यहां पे आप देखिए बलरामपुर वाले केस में कितने करोड़ों रुपए विदेशों से फंडिंग हो रही थी, यूएई से फंडिंग हो रही थी कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, भारत में गजवा हिंद किया जाए, भारत में धर्मांतरण खूब किया जाए, इसके लिए सब चल रहा था। अब ऐसे में एक बात, ये सवाल तो उठेगा कि भाई आखिर ये योगी जी को रास्ते से हटाने के लिए आखिर विदेशों से फंडिंग क्यों की जा रही है? गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए, उस मंदिर को निशाना बनाने के लिए आखिर विदेशों से फंडिंग क्यों की जा रही है? ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये देश को दहलाने की बात है। अगर उस दिन उस जगह पर जो 2 पीएससी के जवान थे, अगर वो भिड़ ना गए होते, अगर उन्होंने अपनी जान ना दांव पे लगा दी होती, तो पता नहीं उस अंदर मंदिर के अंदर घुस करके उसने क्या किया होता। और गोरखनाथ मठ कोई ऐसा मठ नहीं है, गोरक्ष पीठ जो है वो हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ है, देश की बहुत ही प्रतिष्ठित पीठ है। और आज इतना सम्मान आप देखिए, गोरक्ष पीठ का बहुत सम्मान रहा है, इस देश का इतिहास है,
सैकड़ों हजारों सालों से इस गोरक्षपीठ का इतना सम्मान रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब इसका आखिर हुआ क्या। तो 28 जनवरी 2023 को मुर्तजा को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी एटीएस कोर्ट के द्वारा, एनआईए एटीएस कोर्ट के द्वारा इसको फांसी की सज़ा दी गई थी। अब इसको फांसी हुई कि नहीं हुई इस बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। मैंने प्रयास किया लेकिन इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिला। हो सकता है कि ये ऊपर की अदालतों में चला गया हो अपने केस को बचाने के लिए। लेकिन बहरहाल इसी रिपोर्ट में जो FATF की रिपोर्ट है, इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो पुलवामा हमले को लेकर भी किया गया है। और ये और भी बड़ा खुलासा है मित्रों। पुलवामा अटैक आप जानते हैं 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी और इस पूरे आतंकवादी हमले में CRPF के 40 जवान जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब जो FATF ने रिपोर्ट दी है उसने ये बताया है कि दरअसल ये जो बारूद बनाया था, या जो 200 किलोग्राम जो बम लगाया था कार में, बारूद लगाया था कार में आतंकवादियों ने, उसको और ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए आतंकवादियों ने एल्युमिनियम पाउडर जो होता है वो अमेजन की वेबसाइट से मंगाया था। सोचिए, मतलब बम बनाने के लिए एक जो सामग्री है उसको अमेजन की वेबसाइट से खरीदा गया। और इसीलिए FATF ने जितनी भी डिजिटल पेमेंट की एजेंसियां हैं, जितनी भी गेमिंग की जो है ऐप्स हैं, जितने भी इस तरह के जो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजन जैसे, इन सबको चेताया है और कहा है कि कृपया आप नज़र रखें कि कहीं आपके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा खुलासा हुआ है, ये खुलासा बाहर से हुआ है, एक बाहर की एजेंसी ने किया है। और इसको लेकर के हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देश को और ख़ासकर योगी जी की सुरक्षा को लेकर के हमको बहुत चाक चौबंद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। पूरे सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और क्योंकि सुरक्षा में कोई कमी ना आए, क्योंकि वो टारगेट पर हैं। ये बात पहले भी लोग कहते थे और वो बातें अब कहीं ना कहीं सबूत के रूप में सामने भी आ रही हैं। तो आपके इस पर क्या विचार है मित्रों, ज़रूर विचार रखिएगा अपने। नमस्कार, धन्यवाद।